corruption. This is the motto of our protest. Fighting against corruption. हत्यारा सरकार. नेपाल हत्यारा सरकार. नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं आजकल वो बहुत विचलित करने वाली हैं। काठमांडू जैसे जल रहा है, आसमान पूरा धुएं से भरा हुआ है, सड़कों पर ऐसा माहौल है जैसे कोई वॉर जोन हो। हाँ बिल्कुल, वो शांत हिमालय की चोटियों की जगह आजकल बस धुएं के गुब्बारे दिख रहे हैं। वही तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेपाल, हमारा पड़ोसी देश, इस भयानक स्थिति तक पहुंचा कैसे। आज हम इसी उथल पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चिंगारी तो लगी एक छोटे से फैसले से, सोशल मीडिया बैन से। हाँ। लेकिन इसके पीछे, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, सालों का दबा हुआ गुस्सा है, भयंकर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और हाँ, युवाओं का देश छोड़कर जाना, मतलब ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है, वो सब है। बिल्कुल। Oh my God. त्यहाँबाट evacuate गर्नु पर्यो नि फेरि। I hope evacuate गर्यो। होइन होला मान्छेहरू। भाइ छ र यति मान्छे त्यहाँबाट। क्राउडलाई नै कन्ट्रोल गरिरहेको छ क्या अहिले। यहाँ हेर्नुहोस् है, आए यताबाट आए। सी आए एग्रेसिभ त जानै पर्छ आजको क्राउड। मलाई त त्यस्तो लाग्छ कि 10 जना सोच्ने आजको क्राउड त एग्रेसिभमा जानै पर्छ। कई परतें हैं इसकी। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये संकट शुरू कैसे हुआ, इसके असली कारण क्या है, क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, कौन से चेहरे इसमें अहम हैं और आगे क्या हो सकता है जी। और ये पूरी चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये नेपाल क्रांति, डिजिटल आजादी और युवा विद्रोह नाम के काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना जी। शुरुआत करते हैं उसी फैसले से जो शायद ऊपर से देखने में छोटा लगे, सोशल मीडिया पर पाबंदी जी। लेकिन इसने जैसे एक चिंगारी का काम किया। सालों से जो गुस्सा दबा था, खासकर युवाओं में, उसे भड़का दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ फ्री स्पीच का मामला था? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला था। नेपाल का जो युवा है वो पहले से ही बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लाखों पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास मौके नहीं है, तो वो देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है वहाँ। बिल्कुल। और ऊपर से जो सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला है वो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। मतलब वो देख रहे थे कि आम लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ नेताओं के बच्चे, उनके रिश्तेदार, वो विदेशों में महंगी गाड़ियों, आलीशान जिंदगी की तस्वीरें डाल रहे हैं। अच्छा, तो एक गुस्सा तो पहले से ही था। और फिर ये सोशल मीडिया बैन आ गया। बिल्कुल। तो इस बैन को उन्होंने सिर्फ सेंसरशिप की तरह नहीं देखा। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, और शायद नेताओं की वो जो शानो शौकत वाली जिंदगी है उसे छिपाने की साजिश है। सोशल मीडिया उनके लिए एक जरिया था अपनी भड़ास निकालने का, एक दूसरे से जोड़ने का, संगठित होने का। हाँ, अपनी बात रखने का। हाँ, अपनी बात रखने का। जब वो जरिया भी छीन लिया गया तो उनको लगा कि भाई अब तो हद हो गई है। ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं था, ये उनके वजूद पर, उनकी डिग्निटी पर चोट जैसा महसूस हुआ। और शायद इसी के बाद हमने देखा कि कैसे वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अचानक हिंसक हो गए। हाँ बिल्कुल। खबरें तो बहुत ही भयानक है। सुनने में आया है कि सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाईं जी, और वो भी सीने और सिर पर निशाना लगाकर। सरकारी आंकड़ा तो 20 मौतों का बता रहा है, लेकिन जो लोग वहां थे या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या 40-50 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये आंकड़ों का जो फर्क है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और हिंसा का ये स्तर वाकई अभूतपूर्व था नेपाल के लिए। और गुस्सा सिर्फ सड़कों पर, मतलब सुरक्षा बलों के साथ टकराव तक ही नहीं रुका। अच्छा। हाँ, ये और ज्यादा पर्सनल हो गया। लोगों ने सरकारी दफ्तरों, गाड़ियों को तो जलाया ही, साथ में सीधे बड़े नेताओं के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
उनमें आग लगा दी। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब ये गुस्सा किसी एक पार्टी या सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस बार के विरोध की सबसे खास बात है, कह सकते हैं। ये किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे तंत्र के खिलाफ एक तरह का विद्रोह बन गया। अच्छा। चाहे वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हों जो सत्ता में थे, या मुख्य विपक्षी नेता शेर बहादुर देवबा हों, या फिर माओवादी नेता प्रचंड, किसी को नहीं छोड़ा गया। सबके घरों पर हमले हुए। बाप रे। हमारा मकसद इतना ही है, जो हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमारे जो राइट्स है, अधिकार है, बोलने की आवाज, हमको न दबाया जाए। पहले ये जो सोशल मीडिया बैंड की आवाज, ये बैन किया गया है, वो नहीं है मेन मोटिव। हमारी जो आवाज थी, सोशल मीडिया की आवाज थी कि सबके सामने हम बोल पा रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी घूसपेट हो रही थी, कहीं भी करप्शन हो रहा था, तो आदमी फटाक से फेसबुक पे लेता था और दिखा देता था। वही ये मेन जड़ है कि उन्होंने बंद कर दिया। ये एक तरह से पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास को, पूरी राजनीतिक पीढ़ी को नकारने जैसा था। संदेश बहुत साफ था कि हमें तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है। तो ये जो सिस्टम की बात हो रही है, ये गुस्सा आखिर इतने सालों से क्यों सुलग रहा था अंदर ही अंदर? क्या है वो गहरी जड़ें जिनकी आप बात कर रहे थे शुरू में? जड़ें बहुत गहरी हैं और कई हैं। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, बेरोजगारी ये शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लाखों युवा हर साल तैयार होते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। तो नतीजा क्या होता है? भारी संख्या में पलायन। देश अपनी सबसे एनर्जेटिक पीढ़ी को खो रहा है। फिर है भ्रष्टाचार। ये मतलब ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। आम आदमी को छोटे छोटे काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, और दूसरी तरफ बड़े नेता अधिकारी वो अकूत संपत्ति बना रहे हैं। ये फर्क लोगों को साफ दिखता है जी। स्रोत में से कमजोर शासन यानी वीक गवर्नेंस कहा गया है, और ये बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं होता। और इस कमजोर शासन की एक बड़ी वजह शायद ये राजनीतिक अस्थिरता भी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 2008 में जब राजशाही खत्म हुई, उसके बाद से अब तक शायद 1 दर्जन से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। पिछले 15-16 सालों में 12-13 सरकारें बन चुकी हैं और बिगड़ चुकी हैं। नेपाल में तो खैर मजाक में कहा जाता है कि अगर कोई सरकार साल भर भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अब सोचिए, जब सरकारें इतनी जल्दी बदलेंगी तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनेगी? विकास के काम कैसे आगे बढ़ेंगे? हर नई सरकार आती है, पिछली सरकार के फैसले पलट देती है, और इस अस्थिरता का सीधा फायदा उठाते हैं भ्रष्ट तत्व, और आम जनता की निराशा और गुस्सा वो बढ़ता जाता है। ये एक तरह का दुष्चक्र बन गया। और इसी भयानक माहौल और बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बड़ी खबर थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या इससे जमीन पर हालात वाकई बदल गए? क्या लोगों का गुस्सा शांत हो गया? इस्तीफा एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है और जो जमीनी हकीकत दिख रही थी, लोगों का गुस्सा सिर्फ ओली के इस्तीफे से शांत होने वाला नहीं था। वो ओली को समस्या की जड़ नहीं मान रहे थे, बल्कि सिर्फ एक लक्षण मान रहे थे। गुस्सा तो पूरे सिस्टम से था, लेकिन हाँ, इस्तीफे के पीछे भी कुछ और कहानी है। अच्छा, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? कुछ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि सेना प्रमुख जनरल अशोक राज उनको दखल देना पड़ा। ओके। कहा जा रहा है कि उन्होंने निजी तौर पर ओली पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। शायद सेना को ये लगा कि अगर प्रधानमंत्री हट जाते हैं तो शायद भीड़ का गुस्सा कुछ कम हो जाए और हालात को संभालने में थोड़ी मदद मिले। ये एक तरह से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने की कोशिश थी। यहाँ पर सेना की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। आपने कहा सेना प्रमुख ने दबाव डाला। नेपाली जनता सेना के बारे में क्या सोचती है? क्या वो सेना को सत्ता में देखना चाहेगी? ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि नाजुक समीकरण है। एक तरफ तो राजनीतिक दलों से इतना मोहभंग हो चुका है कि नेपाली जनता का एक बड़ा हिस्सा सेना पर भरोसा करता है। उन्हें लगता है कि सेना ज्यादा अनुशासित है, कम भ्रष्ट है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राजशाही का दौर भी याद है, और वो किसी भी कीमत पर सेना का सीधा शासन मतलब तानाशाही नहीं चाहते। हाँ, लोकतंत्र तो चाहिए उन्हें। बिल्कुल, उन्हें लोकतंत्र चाहिए, चाहे वो अभी कितना भी कमजोर क्यों न लग रहा हो। इसलिए सेना भी हमेशा एक दुविधा में रहती है। वो स्थिरता तो चाहती है, लेकिन सीधे सत्ता पर कब्जा करने से बचती आई है। और ये भी कुछ खबरें थी कि ओली ने इस्तीफे से पहले सेना से सेफ एग्जिट रूट मांगा था, मतलब सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता। दुबई जाने की भी बात चल रही थी। हाँ, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं।
हालांकि इनकी पूरी तरह पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो यह दिखाता है कि स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई थी और शायद उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी थी। ये अटकलें भी थीं कि शायद वो देश छोड़कर दुबई जाना चाहते थे। ये सब बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही थी उस वक्त। ओली के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? नेपाल का नेतृत्व अब कौन करेगा? क्या वही पुराने खिलाड़ी, वही पारंपरिक पार्टियां फिर से मैदान में आ जाएंगी? बिल्कुल, ये कोशिश तो होगी ही। पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस है, माओवादी सेंटर है और ओली की अपनी पार्टी यूएमएल भी है, ये सब सत्ता में वापसी की कोशिश तो करेंगी ही। जोड़ तोड़ की राजनीति वो फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन इस बार एक नया फैक्टर बहुत अहम हो गया है और वो है बालेंद्र शाह। हाँ, बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर है, पहले रैपर थे। उनका नाम आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, खासकर युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय बताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या वो वाकई एक विकल्प बन सकते हैं? बालेंद्र शाह की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। एक तो वो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और सबसे बड़ी बात वो पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर के हैं। हाँ, ये बात तो है। राजनीति में आने से पहले वो एक जाने माने रैपर थे। मेयर बनने के बाद उन्होंने काठमांडू में कुछ ऐसे कदम उठाए जैसे अवैध कब्जे हटाना वगैरह, जिनसे लोगों में एक उम्मीद जगी कि ये शायद कुछ अलग करेगा, ये उस पुराने भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो युवाओं की भाषा बोलते हैं, उनकी निराशा को समझते हैं और उनमें बदलाव की एक उम्मीद जगाते हैं। तो वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था विरोधी लहर का चेहरा बन गए हैं। तो क्या संभावना है? क्या वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर नेपाल फिर से वही किसी अस्थिर गठबंधन सरकार के चक्कर में फंस जाएगा? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये $1 मिलियन का सवाल है, जैसा कहते हैं। देखिए, कई संभावनाएं। एक तो ये कि बालेंद्र शाह की जो लोकप्रियता है उसे देखते हुए हो सकता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और एक बड़ी ताकत बनकर उभरें। हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाएं। लेकिन उनके पास अभी राष्ट्रीय स्तर पर वैसा संगठनात्मक ढांचा नहीं है। हाँ, ये एक चुनौती होगी। बिल्कुल। दूसरी संभावना वही है जो नेपाल का इतिहास रहा है कि पुरानी पार्टियां फिर से मिल बैठकर जोड़ तोड़ करके कोई खिचड़ी सरकार बना लें और शायद वो सरकार ज्यादा दिन न चले। और एक तीसरी संभावना की भी बात हो रही है, सेना की भूमिका। क्या सेना पर्दे के पीछे से कोई रोल प्ले कर सकती है, जिसे सॉफ्ट कू कहा जा रहा है? हाँ, ये भी एक संभावना है जिसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सॉफ्ट कू का मतलब होता है कि सेना सीधे तौर पर सत्ता अपने हाथ में नहीं लेती, लेकिन पर्दे के पीछे से राजनीतिक प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। अच्छा। हो सकता है कि वो किसी टेक्नोक्रेट या किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जिस पर आम सहमति हो, एक अंतरिम सरकार बनवा दे ताकि हालात शांत हो और फिर चुनाव कराए जा सकें। नेपाल के इतिहास को देखते हुए ये भी एक मुमकिन रास्ता लगता है। हालांकि इसके अपने खतरे भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजरें तो होंगी ही। भारत, चीन, अमेरिका, इनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? भारत, जो नेपाल का सबसे करीबी पड़ोसी है और जिसके साथ गहरे संबंध है, उसने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क रहने को कहा है। वो स्थिरता चाहता है, लेकिन सीधे तौर पर किसी बयानबाजी से बच रहा है। चीन भी करीब से नजर रखे हुए है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया आमतौर पर सधी हुई और खामोशी रहती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्री स्पीच की बहाली और मानवाधिकारों के सम्मान पर जोर दिया है। सब फिलहाल देख रहे हैं कि स्थिति किस तरफ जाती है। तो कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि शायद पूरे क्षेत्र के लिए एक अहमियत रखती है। बिल्कुल, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये कि 2006 में जब राजशाही खत्म हुई थी, उसके बाद ये नेपाल का सबसे बड़ा जन आंदोलन है और खास तौर पर युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस बार आंदोलन के केंद्र में सिर्फ पारंपरिक मुद्दे नहीं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या सिर्फ भ्रष्टाचार। इस बार डिजिटल आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्मान जैसे मुद्दे बहुत प्रमुखता से उभरे हैं। ये नई बात है। हाँ, ये दिखाता है कि नेपाल का समाज और खासकर वहां की युवा पीढ़ी अब किन चीजों को महत्व दे रही है। ये शायद 21वीं शताब्दी के नए नेपाल की नई आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो हमने देखा कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन ने सालों से दबे गुस्से को एक भयानक विस्फोट में बदल दिया। कैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता जैसी गहरी समस्याओं ने इस आग को और भड़काया। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नेतृत्व का एक बड़ा सवाल खड़ा है और बालेंद्र शाह जैसे नए चेहरे उम्मीद तो जगा रहे हैं, पर भविष्य अभी भी अनिश्चित है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें? ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एक सरकार का गिरना या एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा भर नहीं है।
ये नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक चौराहा साबित हो सकता है। एक ऐसा मोड़ जहां से देश या तो दशकों पुरानी अस्थिरता, भ्रष्टाचार और निराशा के उस चक्रव्यूह से निकलकर एक नई, ज्यादा स्थिर और ज्यादा जवाबदेह व्यवस्था की तरफ बढ़ सकता है, या फिर वो और गहरे राजनैतिक संकट और अनिश्चितता के भंवर में फंस सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। नेपाल का भविष्य दांव पर है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल हम यहां छोड़कर जा सकते हैं, जिस पर वो सोचें। नेपाल के राजनीतिक वर्ग में भरोसे का संकट इतना गहरा है और सेना की भूमिका इतनी जटिल और प्रभावशाली रही है, तो ऐसे में क्या कोई भी नेता, चाहे वो बालेंद्र शाह जैसा लोकप्रिय और व्यवस्था विरोधी चेहरा ही क्यों ना हो, क्या वो वाकई बिना पूरे सिस्टम में बुनियादी बदलाव लाए जनता और सत्ता के बीच की इस गहरी खाई को पाट सकता है? और क्या वो देश को स्थायी स्थिरता की राह पर ले जा सकता है? या फिर असली चुनौती कहीं ज्यादा गहरी है, जो सिर्फ चेहरे बदलने से हल नहीं होगी?